द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर रचना विज्ञान से जुड़े कुछ लेक्चर नोट्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं। जी, और हमारा मिशन है मानव शरीर की भाषा और उसके नक्शे को समझना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन नोट्स में जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो एनाटॉमी शब्द का अपना मतलब है। ये कहाँ से आया है? ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से निकला है। अच्छा। हाँ, इसमें दो हिस्से हैं। एना, जिसका मतलब है ऊपर या अलग, और टोम, जिसका मतलब है काटना। तो एनाटॉमी का मतलब हुआ काटकर अलग करना। बिल्कुल। ये नाम ही बताता है कि ये विज्ञान अपनी शुरुआत से ही डिसेक्शन मतलब शरीर को चीर कर समझने की प्रक्रिया से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। वाह, मतलब इस सब्जेक्ट का पूरा सार तो इसके नाम में ही छिपा है। इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई कोड लैंग्वेज सीख रही हूँ। हाँ, एक तरह से है भी। नोट्स में हाइपोकॉन्ड्रियल शब्द का जिक्र है। हाइपो का मतलब नीचे और कॉन्ड्रो का मतलब है कार्टिलेज। तो इसका मतलब हुआ पसलियों के कार्टिलेज के नीचे का हिस्सा। सही। और ये लॉजिक हमें हाइपोकॉन्ड्रियाक शब्द को समझने में भी मदद करता है। हाँ, ये बड़ा मजेदार था। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हमेशा बीमार होने का वहम रहता है। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक पुराने समय में ये माना जाता था कि इस तरह की चिंता या उदासी वो पसलियों के नीचे के अंगों जैसे स्प्लीन या लिवर से पैदा होती है। अरे वाह। इसीलिए वो लोग अक्सर अपने पेट के उसी हिस्से पर हाथ फेरते रहते हैं। जी। ये तो कमाल है। मतलब भाषा सीखने से हम सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि एक तरह से मेडिकल हिस्ट्री को भी समझ रहे हैं। सही बात है। नोट्स में एक और पैटर्न का जिक्र है, डिमिन्यूटिव्स का। ये क्या होता है? डिमिन्यूटिव्स का मतलब है किसी चीज को छोटा रूप देना। अच्छा। जैसे ऑर्गन यानी अंग, लेकिन जब हम उसके आखिर में एल लगा देते हैं तो बनता है ऑर्गेनल, जिसका मतलब है एक बहुत छोटा अंग, मतलब कोशिका के अंदर का अंग। बिल्कुल। एनाटॉमी में एक मजेदार नियम है जो इन नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है। आमतौर पर शब्द जितना लंबा होता है वो जिस संरचना की बात कर रहा है वो उतनी ही छोटी होती है। इन नोट्स को पढ़ते हुए एक और बात ने मुझे चौंकाया और वो है एपोनिम्स का कॉन्सेप्ट। एपोनिम्स। जब शरीर के किसी हिस्से का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर रख दिया जाता है, जैसे यूस्टेशियन ट्यूब। हाँ, इसका नाम 16वीं शताब्दी के एक इटालियन एनाटॉमिस्ट बार्टोलोमियो यूस्टेशिया के नाम पर रखा गया था। तो ये एक तरह का सम्मान था। सम्मान कह सकते हैं, या यूं कहे कि मैंने इसे पहले खोजा वाली बात थी। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है। मतलब मेडिकल साइंस की इतनी सटीक दुनिया में भी इंसानी इतिहास और अहंकार की एक परत है। हाँ, कह सकते हैं। नोट्स में अकीलीज टेंडन का भी जिक्र है। इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? बिल्कुल, ये तो ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। हीरो अकीलीज की कहानी। अच्छा, मैंने सुना है। जब वो बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे अमर बनाने के लिए स्टिक्स नदी में डुबोया था, लेकिन उसे एड़ी से पकड़ रखा था। तो वो हिस्सा सूखा रह गया। हाँ, और वही उसका कमजोर हिस्सा बन गया। इसीलिए आज भी हम किसी की कमजोरी को अकीलीज हील कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब? वो गैब्रियल फेलोपियो के नाम पर है। लेकिन इन नोट्स में ये भी लिखा है कि अब एपोनिम्स का इस्तेमाल कम हो रहा है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है स्पष्टता और सटीकता। देखिए, यूस्टेशियन ट्यूब नाम से हमें ये नहीं पता चलता कि ये कहाँ है या क्या करती है। सही बात है। लेकिन इसका नया वर्णनात्मक नाम है ऑडिटरी ट्यूब। उसे सुनते ही समझ आ जाता है कि इसका संबंध सुनने या कान से है। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड में ये बहुत जरूरी है कि नामकरण पूरी दुनिया में एक जैसा हो और समझने में आसान हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सही, क्लैरिटी सबसे जरूरी है। तो हमने अभी शरीर की भाषा के कुछ नियम समझे। जी। अब इन नोट्स में देखते हैं कि इन शब्दों से बनी चीजें मतलब कोशिकाएं और ऊतक वो किस तरह एक सेना की तरह संगठित हैं। हाँ, और ये संगठन दो स्तरों पर देखा जाता है। पहला है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब वो दुनिया जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जी, इसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, जिसका मतलब है ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन। नोट्स में हिस्टोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक का जिक्र है, सेक्शनिंग और स्टेनिंग। ये क्या है? आप ऐसे सोचिए कि आपको एक बहुत घनी किताब के अंदर के पन्ने देखने हैं। आप उसे बहुत पतले पतले स्लाइस में काटेंगे ताकि हर पन्ना अलग दिखे। सेक्शनिंग भी यही है। टिश्यू का सैंपल लेकर उसे मोम में जमाया जाता है और फिर एक मशीन से उसके कागज से भी पतले स्लाइस काटे जाते हैं। पर वो तो लगभग पारदर्शी होते होंगे, उनमें कुछ दिखता नहीं होगा। बिल्कुल, यहीं पर स्टेनिंग यानी रंगने का काम आता है। अच्छा। सबसे आम स्टेन है हेमाटोक्सिलिन
और इयोसिन। इन्हें आप दो जासूस की तरह समझ सकते हैं। हेमाटोक्सिलिन को कोशिका का कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस पसंद है, तो वो उसे गहरा नीला या बैंगनी रंग दे देता है। हाँ। और इयोसिन को बाकी का साइटोप्लाज्म पसंद है, तो वो उसे गुलाबी रंग देता है। और अचानक से एक अदृश्य दुनिया रंगीन और समझने लायक हो जाती है। और डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं की बनावट में गड़बड़ी देखकर बीमारी का पता लगा पाते हैं। वाह, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर में देखने जैसा है। तो ये हुई माइक्रोस्कोपिक दुनिया। जी। जब हम इस संगठन की सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं तब क्या होता है? तब हम आते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के क्षेत्र में, यानी वो संरचनाएं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। जैसा कि नोट्स के डायग्राम में दिखाया गया है, एटम और मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनल बनाते हैं। ऑर्गेनल मिलकर सेल्स यानी कोशिकाएं बनाते हैं।